स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी ट्रैकर पर। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का मस्ट इंपोर्टेंट एक वीडियो, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र के जो चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था, उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से सोच लीजिए कि कम से कम तो 2 प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, इतना ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और केवल इसको देखते रहिए, आप लोग को टोटल जो प्रश्न है याद हो जाएंगे। अगर जो आपको जरूरत है इसका पीडीएफ तो कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि धन संपन्न परिवारों के लिए साख का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा होता है? औपचारिक क्षेत्रक या अनौपचारिक क्षेत्रक या औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझिए, औपचारिक क्षेत्रक में रखा किसे जाता है? जैसे बैंक होता है, आपकी सहकारी समितियां होती हैं, ठीक है ना। तो ये जितने क्षेत्रक होते हैं, यहीं से जो धन संपन्न परिवार के लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ये लोन लेते हैं यानी ऋण लेते हैं। ठीक है, तो धन संपन्न परिवारों के लिए साख का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका औपचारिक क्षेत्रक। ठीक है ना। उसके बाद जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या जो निचले स्तर के लोग होते हैं, महाजनों से या व्यापारियों से या साहूकारों से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसको हम अनौपचारिक क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा क्या? ये आपका औपचारिक क्षेत्र से जो है बड़े लोग जो हैं, जो जमींदार वर्ग के लोग होते हैं या जो धन संपन्न लोग होते हैं, वो औपचारिक क्षेत्रों से लोन लेते हैं, क्योंकि वहाँ ब्याज की जो दर होती है बहुत कम होती है। ठीक है ना, और किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे कि भारत में निम्न में से किस मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? रुपया का, जिससे हम कहते हैं INR। याद रखिए, INR कहा जाता है, जिसे इंडियन नेशनल रुपी कहा जाता है। इसका प्रतीक आप लोग याद रखिएगा, ये आपका प्रतीक होता है भारतीय रुपये का। कॉल सेंटर किस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराता है? याद रखिए, कॉल सेंटर किस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराता है? तो कॉल सेंटर जो है ग्राहकों को सूचना उपलब्ध कराना एवं मदद करना जो होता है, कॉल सेंटर का प्रमुख उद्देश्य होता है। आप लोग जानते होंगे, कोई भी जो टेलीकॉम कंपनी होती है या कोई भी कंपनी है, किसी भी मैटर में तो कॉल सेंटर जो के बैठे हुए जो कॉल सेंटर के अधिकारी होते हैं, आपसे फोन करके जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होता है उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो ग्राहकों को सूचना उपलब्ध कराना और मदद करना कॉल सेंटर का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची? याद रखिए 25,000 पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है आपका 88,000। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। 88,000 कार बेचा था फोर्ड मोटर्स ने 2017 तक भारत में। भारतीय खिलौना निर्माताओं पर चीनी खिलौने का क्या प्रभाव पड़ा था? याद रखिए, भारतीय खिलौना निर्माताओं पर चीनी खिलौनों का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब चीन से खिलौने नहीं आते थे तो भारतीय खिलौने ही भारतीय बाजार में बेचे जाते थे। इस प्रकार उनका जीविकोपार्जन भी अच्छा सा हो जाता था और एक छत्र राज था भारतीय खिलौना निर्माताओं का भारत के बाजार पर। लेकिन जैसे ही चीन से खिलौने का आयात होने लगा तो इस भारतीय खिलौना निर्माताओं पर इसका क्या हुआ? नुकसान हुआ। याद रखिए, क्या हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय खिलौने बहुत ही कॉस्टली होते थे बनाने में भी और महंगे भी बेचे जाते थे। इसलिए भारतीय जो कंपनियां हैं, भारतीय जो खिलौना निर्माता है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पादन प्रक्रिया विश्व भर में क्यों फैली हुई है? जैसे कोई कंपनी है, समझिए मान लीजिए इंडिया की है, इंडिया से यहाँ देखिए उत्पादन प्रक्रिया इसको समझना है। इंडिया से कोई सामान अगर जब बना करके यहाँ से अगर जब हमको ब्रिटेन भेजना है तो बहुत ज्यादा कास्ट लगेगा। एक तो यहाँ बनवाइए, फिर उसका जो वाहन का चार्ज है वो भी लगेगा। तो इससे अच्छा है कि जा करके ब्रिटेन में ही उसका प्रोडक्शन किया जाए। ऐसा क्यों किया जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा? इसलिए किया जाता है कि उत्पादन की लागत कम हो और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक से अधिक लाभ वो लोग कमा सकें। ठीक है ना, इसीलिए जो है विश्व भर में उनकी उत्पादन प्रक्रिया फैली रहती है। जो उत्पादन इकाई है पूरे विश्व भर में मल्टीनेशनल कंपनी फैलाई रहती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कौन से कदम उठाए? याद रखिए, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत में कौन से कदम उठाए गए हैं? विश्व स्तरीय बिजली, पानी, परिवहन आदि की सुविधा प्रदान करना। प्रथम 5 वर्षों में कोई टैक्स आपको नहीं देना है। श्रम कानून को थोड़ा सा लचीला बना दिया गया। यानी भारत सरकार ने ये सभी जो है कानून, ये सभी जो है नियम कायदे कानून उठाए हैं ताकि अधिक से अधिक जो है विदेशी निवेश हो सके भारत में। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कौन से कदम उठाए थे? ये टोटल कदम उठाए हैं भारत सरकार और राज्य सरकार ने। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा कि अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना हिस्सा है?
तो ये है आपका 1%। याद रखिए, अमेरिका के जीडीपी में वहाँ एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज है, तो 1% हिस्सा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय जीडीपी में भारतीय कृषि का कितना परसेंट हिस्सा है। याद रखिए, भारतीय जीडीपी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, यदि यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है, तो कृषि क्षेत्र ने वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा पाया है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौनों के स्थान पर किस देश के खिलौने की भरमार हो गई है, तो ये हो गई है चीन की। अभी हम लोग वही चीज पढ़ रहे थे, चीनी खिलौनों के कारण जो है भारत में भारतीय खिलौनों का जो मार्केट है वो बहुत डाउन हो गया है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, तो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है, याद रखिए, दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यह है आपके जिनेवा में। जिनेवा किस देश में पड़ता है, कमेंट करके आप बताइए, जिनेवा कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था विकसित देशों के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था किसके लिए, उदारवादी, ठीक है ना, उदारवाद के लिए जो है, यानी कर मुक्त व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया था। चलिए, वही प्रश्न हम पूछ रहे थे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, तो निम्नलिखित में से जो विकसित देश है वो आपका फ्रांस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। आयात का मतलब मंगाता है। देखिए, इसको याद रखिएगा, आयात माने आना यानी मंगाना, और निर्यात माने निकालना माने बाहर भेजना। इसको याद रखिएगा, आयात माने आ रहा है, निर्यात माने निकाला जा रहा है। आयात माने आ रहा है कि मतलब उसको हम मंगा रहे हैं। तो किसको मंगाता है भारत, कच्चा पेट्रोलियम। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है, याद रखिए, आंतरिक व्यापार कहलाता है। याद रखिए, दो राज्यों के बीच में, क्योंकि देश की सीमा के अंदर हो रहा है तो इसको इसलिए इंटरनल बिजनेस बोला जाता है, आंतरिक व्यापार बोला जाता है, ठीक है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी वर्ष 1991 ईस्वी में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है अगला प्रश्न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सामान्य मार्ग है। निवेश का सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों के द्वारा साझेदारी करके। जैसे आप लोग जानते हैं कि हीरो हमारे यहाँ की कंपनी है, होंडा बाहर की कंपनी है, दोनों लोग मिल करके एक बार हीरो होंडा बाइक बनाना शुरू कर दिए थे। बाद में चल करके विवाद के कारण कुछ फिर से ये अलग हो गए थे। साझेदारी करके ही जो विदेशी कंपनियां हैं वो किसी देश में इन्वेस्टमेंट करती है, सबसे पहला कदम यही होता है कि स्थानीय कंपनियों से वो साझेदारी करती है। उसके बाद है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार के, देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है। किसका, सभी लोगों के लिए, विकसित देशों के लोगों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों को, यानी ऑप्शन नंबर ग जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए उनके जीवन स्तर में बहुत ज्यादा सुधार किया गया वैश्वीकरण के द्वारा। उसके बाद अंतिम प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदारवादी बनाने का उद्देश्य क्या है। उदार बनाने का उद्देश्य किसका, आईएमएफ का, नाटो का या डब्ल्यूटीओ का। याद रखिए, डब्ल्यूटीओ का, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा इसे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आप लोग अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।